हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र कुमार फिर से अपने चैनल द टारगेट चेजर में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में जाना था कूलाम के नियम के बारे में, जहां हमने ये पढ़ा था कि कूलाम के जो नियम होते हैं वो आवेशों के परिमाण और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करते हैं। और वहां से एक नियतांक निकल के आया था जिसको हम 1/4πε0 से दिखाए थे, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर निकल के आई थी। ये जो वैल्यू थी वो कूलाम साहब के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो इसमें एक शब्द आता है या एक वर्ड आता है जिसको हम एप्सिलॉन जीरो बोलते हैं। आखिर ये एप्सिलॉन जीरो है क्या? तो कूलाम साहब ने ये कहा कि जो एप्सिलॉन जीरो है इसको हम निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता ये भी एक नियतांक ही है ना। ये भी एक नियतांक ही है जो अलग अलग जगह पे इसकी अलग अलग महत्व होता है, मान एक ही होता है ना। इसको हम निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। तो फिर इसकी वैल्यू क्या होती है? अकेले अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। इसी को हम साइन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ये किसकी वैल्यू होती है? एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू होती है। कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा 8.854 × 10⁻⁻12 ये कूलाम कैसे लिख दिया मैंने, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात जानते हैं इसके बीमा के बारे में। इसकी बीमा कितनी होती है? तो देखिए इसका मात्रा कितना है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और कूलाम की जो बीमा होती है वो होती है AT। कितनी होती है? AT। तो AT × AT हम लिख दिए यहाँ पे 2 बार 80, क्योंकि आपने पढ़ा है I = Q/T। तो Q = I × कितना हो जाएगा? T। तो I के लिए एम्पियर और T के लिए ये टाइम, मतलब सेकंड के लिए हम सेकंड की बीमा कितनी होती है? T होती है। और नीचे है हमारा न्यूटन। तो न्यूटन की बीमा होती है MLT-2 और मीटर की बीमा होती है L, यानी कि L पे कितना हो जाएगा? ये L पे 2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमको वैल्यू देखने को मिलेगी? ठीक है, A स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक है, अपान हम इसको पहले m को ऊपर लेके जाते हैं। तो m कितना आएगा? m-1। देखिए l कितना है? l 2 और एक यहाँ से 3, l का पावर कितना हो जाएगा? -3। देखिए जब भी कोई राशि नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो उसका जो पावर होता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो 2l और 1l, 3 ऊपर जाएंगे तो माइनस में -3 हो गए। अब फिर हम बात करते हैं t की। तो जब t ऊपर की ओर जाएगा तो t पे -2 है और यहाँ पे t कितने हैं? 2 हैं। जब ये t -2 ऊपर जाएगा तो t प्लस में हो जाएगा और t पहले से 2 हैं तो t2 और t2 t कितने हो जाएंगे? t4 हो जाएंगे। ठीक है, और बच गया a, तो a यहाँ पे 2 लग जाएगा। मतलब क्या? m-1 l-3 t4 और a2 ये बीमा होती है। हमने स्क्वायर क्यूब वगैरह नहीं पढ़ते हैं बीमा, याद रखें ना, अंक को डिजिट को पढ़ा जाता है। -1 -3 4 2 ऐसे पढ़ा जाता है। तो ये होती है हमारी एप्सिलॉन जीरो की बीमा। ठीक है, ये मैं एक बार देख लेता हूँ कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो ये होती है एप्सिलॉन जीरो की बीमा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, ये एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू होती है, इसको हम कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कहते हैं, है ना। और एक सबसे बड़ी बीमा होती है एप्सिलॉन जीरो की, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कभी भी लगभग कोई भी टीचर इसको वगैरह बताता नहीं है। और वो जो डायमेंशन होती है वो होती है फैराड प्रति मीटर। क्या होती है? फैराड प्रति मीटर। याद रखिएगा ये किसकी बीमा होती है? एप्सिलॉन जीरो की बीमा होती है, फैराड प्रति मीटर। ठीक है, ये यूनिक चीज़ है ना, दिस इज यूनिक, जो हर स्टूडेंट को जो आपको हर स्टूडेंट से आपको अलग बनाती है। किसका मात्रक है? एप्सिलॉन जीरो का। कौन? फैराड प्रति मीटर। ये तो सभी बच्चे जानते हैं, निकाल भी सकते हैं, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, ये ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। फैराड प्रति मीटर किसकी बीमा होती है? एप्सिलॉन जीरो की बीमा होती है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम जानते हैं कूलाम के नियम से संबंधित कुछ तथ्य के बारे में, है ना। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में, है ना। तो
हमने काफ़ी कुछ जाना कूलाम के नियम के बारे में। अब हम जानेंगे कूलाम के नियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी के बारे में जो कूलाम साहब ने ही बताया था कि यदि मान लिया जाए कि यदि हम आवेशों को अलग अलग जगह पे लेके जाते हैं, उन्होंने ये देखा कि यदि हम आवेशों को दो आवेशों को एयर में रख करके जितने परिमाण के आवेश हैं उतने ही परिमाण के रहें, हमेशा उनके बीच की दूरी भी सेम ही रहे, बस माध्यम बदल जाए। मतलब वो क्या किए, 2 कूलाम चार्ज, 2 कूलाम का 2 माइक्रो कूलाम का चार्ज ले लिए, उनके बीच की दूरी भी 2 सेंटीमीटर रख दिए और उन दोनों आवेशों को अलग अलग जगह पे ले जाकर रखे। मतलब कभी हवा में, कभी केरोसिन में, है ना, कभी सरसों के तेल में, कभी मोम के अंदर, अलग अलग जगह पे उन्होंने ले जाके इसको रखा। तो ये देखा कि जो बल का परिमाण है बिना आवेश के परिमाण को बदले, बिना उनकी दूरी को बदले भी बल का मान बदल जा रहा है। मतलब कि एयर में कुछ और था और तेल के अंदर कुछ और था, पानी के अंदर कुछ और था। तो इस प्रकार से उन्होंने ये कहा कि यदि आवेश के बीच बल लग रहा है तो जो बल है केवल आवेश के परिमाण और दूरी पे डिपेंड नहीं है, वो वह कहाँ पे रखे जा रहे हैं, उनके बीच रखे जाने वाले माध्यम पे भी डिपेंड करता है कि कितना बल उन पे लगेगा, है ना। यानी यहाँ से एक और चीज़ निकल के आता है कि यदि उन आवेशों के बीच में किसी पदार्थ को रख दिया जाए, है ना, तो उनके बीच लगने वाला बल भी क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। किस प्रकार से प्रभावित होता है, तो घट जाता है, ना कि बढ़ जाता है। याद रखिएगा, किसी भी पदार्थ के भी किन्हीं भी 2 आवेशों के बीच में यदि हम किसी भी पदार्थ को रख देते हैं तो हमेशा उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है ना। अब ऐसा क्यों होता है, हम इसके बारे में आगे जानेंगे पैरावैद्युत वाले चैप्टर में। तो जिन पदार्थों को आवेशों के बीच में रखा जा सकता है उनको कहा जाता है पैरावैद्युत पदार्थ। क्या कहा जाता है, पैरावैद्युत पदार्थ, और उनके मान को कहा जाता है पैरावैद्युतांक, ठीक है ना। जिन पदार्थों को हम आवेशों के बीच में रखते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, पैरावैद्युत पदार्थ। जैसे कांच हो सकता है, मोम हो सकता है, अभ्रक हो सकता है, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, पैरावैद्युत पदार्थ हैं, जो आवेशों के बीच रखे जाने पे आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को बहुत ज़्यादा प्रभावित डालती हैं, है ना। जितना उनका पैरावैद्युतांक होता है उतना गुना वो बल को कम कर देती हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि यदि कोई आवेश Q1 है और आवेश Q2 है और इनके बीच में कोई पैरावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है जिसका जो पैरावैद्युतांक है K है, पैरावैद्युतांक मतलब उसका एक अंकिक मान होता है ना, उस पैरावैद्युत पदार्थ का एक अंकिक मान होता है, तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो K गुना कम हो जाता है। मतलब कि F इज इक्वल टू जो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर था, तो K गुना कम होने का मतलब कि K कहाँ आएगा, नोमिनेटर में कि डिनोमिनेटर, मांस में कि हर में आएगा। मतलब कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 K, मतलब जब उनके बीच में माध्यम K पैरावैद्युतांक वाला कोई माध्यम रख दिया गया है तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो हम उसको FK से दिखाएंगे और वो बल K गुना कम हो जाएगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी जो वैल्यू निकल के आई जब आवेशों के बीच में हम किसी भी पैरावैद्युत पदार्थ को भर दे। तो आप साइलेंट K को हम मिला करके एक नया लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं केवल अपसाइलन। केवल क्या बोलते हैं, अपसाइलन, और इस अपसाइलन को बोलते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, माध्यम की वैद्युतशीलता। माध्यम का मतलब वही है जिस पदार्थ को इन आवेशों के बीच में रखा गया है उसी को हम क्या बोलते हैं, उस पैरावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता या उस माध्यम की वैद्युतशीलता, जिसको हम केवल और केवल अपसाइलन 0 से क्या करते हैं, दिखाते हैं। इसका मतलब हम अपसाइलन 0 K की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अपसाइलन तो क्या आएगा यहाँ से, Fk इज इक्वल टू 1/4π अपसाइलन Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हमारी वैल्यू निकल के आई, समझ में आया। यदि हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान और इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लें, है ना, तो हम क्या पाएंगे, इसको फर्स्ट और इसको हम क्या मान लें, सेकंड मान लें, तो हम क्या पाएंगे, समीकरण देखो तो बबुआ रहा है पूरा नीचे, समीकरण 1/2, तो F अपान एफ के तो 1/4π अपसाइलन 0, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए हमको समीकरण 1 में डिवाइड देना है समीकरण 2 से, यानी F अपान एफ के, तो क्या होगा यहाँ F की वैल्यू कितनी है, 1/4π अपसाइलन 0 Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, या यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4π अपसाइलन Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। तो सभी चीज़ें कट जाएंगी, क्या हमको मिलेगा आप ही बताओ, है ना।
ये था एप्सिलॉन नॉट अपन एप्सिलॉन 0, एफ अपान एफ के इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 अपान एप्सिलॉन। ठीक है, ये रिलेशन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी पदार्थ के बीच रखे, किसी भी आवेशों के बीच रखे जाने वाले माध्यम की फेरबद्युतांक से हम ये जान सकते हैं कि उनके बीच लगने वाला जो बल होगा कितना गुना प्रभावित हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम एक और लिख सकते हैं यदि हम चाहें। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे समीकरण हम 1 में डिवाइड दिए हैं किससे, 2 से। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन 0 होगा वो नीचे हो जाएगा और एप्सिलॉन कहाँ पे वो चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन हमको देखने को मिलता है किसमें, एफ और एफ के में, और एप्सिलॉन नॉट में। ठीक है, यहाँ से हम एक और रिलेशन लिख सकते हैं। यदि हम एफ अपान एफ के, हम एप्सिलॉन 0 को हम क्या लिखे, एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, तो एफ 0 से F0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एफ अपान एफ के इक्वल टू क्या मिलेगा, के, अर्थात हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू, है ना, जो एफ के इज इक्वल टू एफ अपान क्या हो जाएगा, के। मतलब किसी भी किन्हीं भी दो आवेशों के बीच यदि हम कोई पैराबद्युतांक पदार्थ रखते हैं तो उनके बीच के गुना जो बल होता है पहले से क्या होता है, उतना कम हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कह दिया कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है 5 न्यूटन है, और उनके बीच में दो पैराबद्युतांक वाला पदार्थ रख दिया गया, तो उनके बीच बल कितना कम हो जाएगा, तो बस 5 में आप 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे, है ना। उतना ज़्यादा झमेला करने की आवश्यकता नहीं, मतलब कितना, 2.5 न्यूटन का हो जाएगा। ठीक है, 2.5 न्यूटन। तो ये रिलेशन आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे हमने एप्सिलॉन 0 के को क्या कहा, के को पैराबद्युत पदार्थ कहा, जहां पर हमने इसके जगह पे क्या लिखा था, एप्सिलॉन 0 के, तो यहाँ से ये कट गया, ये रिलेशन मिलता है। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ें मैथमेटिकल थी, जो आपको एक दो बार थोड़ा, एक दो वीडियो को लगातार 1-2 बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, है ना। तो हमने इस वीडियो में मेन चीज़ सीखा तो क्या सीखा ये कि किन्हीं भी आवेशों के बीच रखे जाने वाले पदार्थ पे भी उनके बीच लगने वाला बल निर्भर करता है ना। यदि निर्वात या वायु रहेगा तो उनके बीच लगने वाला बल अधिकतम होगा, और इनके अलावा कुछ भी होता है तो बल हमेशा कम ही रहेगा। ठीक है, पैराबद्युत पदार्थ की मात्रा जितनी पैराबद्युतांक का मान जितना ही ज़्यादा होगा, उनके बीच लगने वाला बल उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कूलाम का नियम, पूरी तरह समाप्त होता है। फिर भी अभी कुछ चीज़ें बची हुई हैं जो हमें पढ़नी है कूलाम से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में, है ना, कि कूलाम कैसा बल है, केंद्रीय बल है कि कैसा बल है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो और